हिमाचल के उपचुनाव से पहले आलाकमान एक बात को जानता था। वो जानता था कि ये उपचुनाव उसके लिए महत्वपूर्ण है और ये बात भी जानता था कि मंडी संसदीय सीट सबसे हॉट रहने वाली है और जीत की तलाश कांग्रेस जिस तरीके से देश के अंदर कर रही है, हिमाचल के ये उपचुनाव एक हवा देश के अंदर बना सकते थे। नतीजे आए, 4-0 से कांग्रेस ने जीत हासिल की और इसमें सबसे बड़ी जीत अगर कोई है तो वो है मंडी संसदीय सीट की, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर था। यहाँ पर चुनाव ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह नहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांग्रेस की प्रतिभा सिंह के बीच में था। हमारे साथ हैं जीतने के बाद प्रतिभा सिंह जी और उन्हीं से जानेंगे। पहले बहुत बहुत मुबारक मैडम, एक बार आप फिर दोबारा से संसद बनकर दिल्ली जा रही हैं। थैंक यू। आपके लिए कितना आसान ये चुनाव रहा होगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, ये माना जा रहा था कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप मानी। क्या मायने आपके लिए ये चुनाव रखता है? नहीं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये चुनाव जीतना। जैसा अभी आपने कहा कि ये केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं पर पूरे भारतवर्ष में इसका एक संदेश जाना था, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से पीछे हालात रहे, कैसी परिस्थिति बनी। और जब ये उपचुनाव की घोषणा हुई तो उस वक़्त कांग्रेस के लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप चुनाव में उतरे। उस वक्त माननीय वीरभद्र सिंह जी अस्पताल में थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मेरे लिए इनकी देखरेख करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इलेक्शन लड़ने के। तो आप किसी और को कह सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं नहीं लड़ना चाहती। बाद में उनके ना रहने पर दोबारा वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारा सभी हम जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं और हम सब चाहते हैं कि आप चुनाव में उतरें और आपसे ज़्यादा सशक्त कैंडिडेट हमारे पास नहीं है। लोगों की भी यही भावना थी, लोग भी यही चाहते थे कि अब हमारे ऊपर माननीय वीरभद्र सिंह जी का हाथ नहीं रहा, तो आप आएंगी तो हमें लगेगा कि उनके घर के दरवाजे हमारे लिए खुले रहेंगे, हम अपना दुख सुख लेकर आपके पास आ सकते हैं। तो मैंने इन सब बातों के ऊपर सोच की और फिर अंततः ये बात मानी, स्वीकार की कि मैं इस चुनाव में पार्टी के आदेश को मानूंगी और लोगों की जनभावनाओं को स्वीकार करूंगी। एक स्थिति तो हमने ऐसी तक देखी थी कि मंडी के नेता तक मंडी का ये संसदीय चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। आपने उस रिश्ते को आगे बढ़ाया, उस रिश्ते को जिसको माना ये जाता था कि मंडी संसदीय सीट से जीतने के बाद वीरभद्र सिंह दिल्ली में केंद्र की एक बड़ी आवाज़ हिमाचल के बनते थे, वो नहीं रहे। आपके लिए कितना आसान ये चुनाव था, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा जब वो खुद मुख्यमंत्री थे और आप चुनाव लड़ती थी, आज वो नहीं हैं, तो दोनों में फ़र्क प्रतिभा सिंह जी ने क्या देखा? उनके उनके बगैर चुनाव लड़ना तो एक बहुत कठिन कार्य था और मैं देख ही रही थी कि इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि उनकी बात को सब कांग्रेस जन मानते थे और जो आदेश उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को देना होता था वो सहर्ष उसे स्वीकार करते थे। दूसरी बात, वो अब इतना बड़ा चुनाव लड़ना है, आपको फाइनेंसेस भी अरेंज करने हैं, वो माननीय वीरभद्र सिंह जी बड़ी अच्छी तरह से जानते थे उस काम को करना और करते थे। हमको कभी महसूस भी नहीं होता था कि कहाँ से आया, कैसे लगा। पर इस बार लगता था कि उनके ना रहने से हमें बहुत सी दिक्कतें आ सकती है, अब कौन हमारी इसमें मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, ऐसा लगता था। पर मुझे लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना है जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया और मेरी मदद की। और हम इस चुनाव के मैदान में जब उतरे तो शुरू में तो लग रहा था कि बड़ा डिफ़िकल्ट है और कैसे होगा, कैसे हम इस काम को कर पाएंगे। पर लोगों ने आकर हमारी पार्टी की भी मदद की और हमारे को चुनाव के लिए जो उन्होंने सहयोग दिया उससे भी कार्य धीरे धीरे आसान होता गया। वीरभद्र जी की इतने बड़े कद ने, 6 बार मुख्यमंत्री होने ने आपकी राह जरूर आसान बनाई होगी, लेकिन प्रतिभा जी आपने कभी ये महसूस किया, क्योंकि पूरे चुनाव के अंदर प्रतिभा जी ब्रिगेडियर खुशहाल से नहीं लड़ रहे थे, वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लड़ रहे थे, वो सत्ता से लड़ रहे थे। आपको लगा कि मुख्यमंत्री से एक विपक्ष में बैठकर आपका चुनाव ये जो था वो बड़ा गंभीर था और इसके परिणाम विपरीत जाते तो इसके असर आप पर, आपके हाँ बेटे के बिल्कुल, ऊपर काफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल।
ये बात सही है कि जब हम इस चुनाव के मैदान में उतरे तो इन सब बातों पर हमने चिंतन किया। ये ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी की बात नहीं थी, वो तो उनका एक चेहरा था बीजेपी का। हमने कई चुनाव जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आपस में जब चुनाव के मैदान में उतरते थे तो कांग्रेस हर बार माननीय वीरभद्र सिंह जी के आदेशों को मानकर और उनके निर्देशों को मानकर ही इस चुनाव को लड़ती थी। पर इस बार उनके ना होने से हमें लगता था कि काफ़ी मुश्किलें आ सकती है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमें लगा कि इस बार जयराम जी ने अपने कंधों पर ये बात ली और वो बहुत सक्रिय हुए, बहुत सक्रिय हुए। तब लोगों का ये मानना था कि आप चुनाव ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के अगेंस्ट नहीं, उनके अगेंस्ट लड़ रही हैं। ठीक है, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस थी। हमने तो अपनी बात करनी थी, हमने जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाना था वो बात ही लोगों से कर रहे थे। सहानुभूति की बात आप कर रहे थे, आपने कहा था इस कैंपेन की शुरुआत में ही, लेकिन कारगिल तक वो ले गए। हमला इस तरीके का हुआ कि आपको एक खिलाफ, सेना के खिलाफ बनाने की कोशिश की गई। मंशाएं, आपके कहने की मंशाओं को जिस तरीके से भाजपा प्रचार के भीतर लेकर आई, आपको महसूस हुआ कि सेना के प्रति आपका सम्मान, वीरभद्र सिंह परिवार का सम्मान या रणनीति विपक्ष की वो ज़्यादा हावी थी? देखिए, ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। जिस तरीके से मैं कुछ और कहना चाह रही थी, उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न करके वो बात कुछ और तरीके से पेश की। इट वाज नेवर कि हम हमारे सोल्जर्स का हम अपमान करें या हम सेना के प्रति कोई ऐसे अपशब्द कहें या इस तरीके के कोई हमारे, आप जानते हैं जब माननीय वीरभद्र सिंह जी खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक बोर्ड का गठन किया, एक कॉरपोरेशन का गठन किया कि जो हमारे सेवानिवृत्त होकर आते हैं उन लोगों के लिए, मैं उनकी मदद के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए। और जो उनको लगता था, जैसे अभी पिछले जब वो कार्यकाल में खुद चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने सेवानिवृत्त हुए हमारे एक ब्रिगेडियर या हाँ ब्रिगेडियर ही थे, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बनाया और अच्छे अच्छे पद, वो दूसरे उनसे पहले लगवाल जी थे, उनको भी अच्छा पद दिया, उनको भी मान सम्मान दिया। इसे हम देखते थे कि किस तरीके से हमें उन सैनिकों का मान करना है, उनकी आदर करना है, सत्कार करना है। मैंने तो अपने चुनाव के भाषण के दौरान भी ये बात कई बार कही कि हम 100 जन्म लेके भी उनका एहसान नहीं चुकता कर सकते, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम सुरक्षित उनकी वजह से हैं। विपक्ष जब हमला करता था कैसा महसूस करते थे इन बातों को लेकर? ऑब्वियसली बुरा तो लगता है कि आप बोल कुछ और रहे, उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है, तो वो बात बुरी तो लगती थी। पर धीरे धीरे लोगों ने उस बात को समझा और देखा कि नहीं, इनका बोलने का मतलब कुछ और था। पर बीजेपी उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके उसका मतलब कुछ और निकाल के, अब जैसे दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि जब मैंने ये बोला कि मैं इस वजह से नहीं, किस वजह से चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि अभी माननीय वीरभद्र सिंह जी को गए बहुत कम समय हुआ, मैं मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं थी और मुझे लगता था कि एकदम से पब्लिक में जाना कोई उसको तैयार होने के लिए भी टाइम लगता है। तो मैंने ये कहा था कि मेरे को नहीं लगता कि मैं चुनाव में जा पाऊँगी। पर उस बात को उन्होंने फिर उस वर्ड को ट्विस्ट कर दिया कि तुम मजबूर कैंडिडेट है। मजबूरी नहीं थी, वो पार्टी का आदेश था, तो मैंने उसको स्वीकार किया। प्रतिभा जी, एक चीज़ ज़रूर, क्योंकि हम इस चुनाव में और इस चुनाव के कांग्रेस की जीत के साथ कुछ चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए पूरे देश की राजनीति में एक टिमटिमाती रोशनी थी। जीत की तलाश कांग्रेस शिद्दत से महसूस कर रही थी पूरे देश भर के अंदर। आपको लगता है कांग्रेस के ये जो 4-0 की जीत मिली है और ख़ास तौर पर मंडी की जीत मिली है, एक राह देगी, एक नया संदेश देगी, और किस तरह का संदेश देगी? बिल्कुल, ये बात सही है आपकी कि काफ़ी टाइम से हमारी पार्टी चाहती थी और हमको सफलता नहीं उसमें मिल पा रही थी। पर मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश ने ये अच्छी शुरुआत की है और अच्छा संदेश दिया है कि हमने ये उपचुनाव भी जीता और जो 3 सीटें हमने वो और एक ये मंडी पार्लियामेंट्री हल्के की सीट में जो जीत हासिल की है, उससे मैं समझती हूँ कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस इज़ ऑन द रिटर्न एंड वी आर कमिंग बैक। प्रतिभा जी, इससे पहले आपने दौर में देखा होगा, हिमालय
हिमाचल, ये पहाड़ कहीं ना कहीं दरकता महसूस हुआ और मानसून की उसने इसको डराने का काम किया। आप दिल्ली जाएंगी, दिल्ली जाने के बाद आपको लगता है कि पहाड़ के दर्द को, पहाड़ की त्रासदी को संभालने की ज़रूरत है और इसे दिल्ली में केंद्र के अंदर एक आवाज़ बनाने की ज़रूरत है, जो ये काम आप करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये मेरे जहन में भी थी ये बात, और अवश्य हम इसको ठीक तरीके से ड्राफ्ट करके बनाकर इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष रखकर इसके ऊपर सोच और विचार करके इसका समाधान करने का प्रयास एक करेंगे। बराबर बात आती थी कि विकास होना चाहिए लेकिन विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस का स्टडी होना चाहिए। आपको लगता है तकनीक को बदलने की, सड़कें बनाने का, भवन बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो केंद्र में नहीं, अब राज्य सरकार को उसके चिंतन के साथ आगे बढ़ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए, देखना चाहिए। आप ठीक है, आप 4 लेन की बात करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप सारे पहाड़ खोद दो और सारे इतने दरख्त, कितने पेड़ थे जो काटे गए। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सड़कें की दुरुस्ती के लिए जब आप ये काम शुरू करते हैं तो आई थिंक ये एनवायरनमेंट को और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, इसको स्टडी करके ही आगे बढ़ना चाहिए था। आप दिल्ली ऐसे समय में जा रही हैं जब देश के अंदर कृषि कानून को लेकर एक आग सुलग रही है, किसान सड़कों पर है और हिमाचल में सेब बागवानी एक बहुत बड़ा अर्थतंत्र है। आपको लगता है भाजपा से कहीं चूक हुई सेब की, बागवानी की और किसान की बात करने का, और किसानों के हक को दिलाने की आप बात करें? ये बात सही है कि हम भी देख रहे हैं किसान अपना दर्द, काफ़ी समय से उन्होंने आवाज़ उठाई, अब तो तकरीबन तकरीबन 9-10 महीने होने को आए, पर वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे, पर उन्होंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी, जैसे कोई आवाज़ ही नहीं उठी, और ना ही उन्होंने उसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी आप जानते हैं कि हमारा ये प्रदेश काफ़ी बागवान है, किसान है, बागवानों का प्रदेश है ये, तो उनकी मुश्किलात को सुनना भी सरकार का दायित्व बनता है। वो उसको ऊपर चिंतन करे, मनन करे कि किस तरीके से हमारा जो बागवान है या किसान है कितनी मेहनत करता है सारे साल, और अंततः उसकी जब उसको ठीक प्राइस नहीं मिलती तो वो उनको एक दर्द महसूस होती है। पर उसके बारे में सोच करना और उसके लिए चिंतन करना सरकार का दायित्व है। ये काम उनको अवश्य करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों में, हमारे बागवानों और किसानों में रोष भी है। प्रतिभा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि लगातार ये बात होती थी प्रोसेसिंग यूनिट होने चाहिए, कोल्ड चेन सिस्टम होने चाहिए, और सबसे बड़ा मसला था 50% इम्पोर्ट ड्यूटी, इसको बढ़ाकर, क्योंकि बाहर से विदेश का जो सेब आने वाला है इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी हमको बढ़नी चाहिए। आपको लगता है जायज़ मांग है ये हिमाचल के बागवानों की? और केंद्र में अभी तो विपक्ष में आप बैठेंगी, लेकिन आपको लगता है विपक्ष में भी ये आवाज़ मोदी सरकार तक भी पहुंचाने का काम करेंगी, और अगर केंद्र में कांग्रेस आई तो भी इसके बारे में चिंतन करेंगी? ठीक है, इसके ऊपर स्टडी किया जाएगा, और जैसा आप कह रहे हैं कि किसानों की, बागवानों की बात है, ये मसला है, इसके ऊपर स्टडी करके इसका चिंतन करके केंद्र सरकार के समक्ष भी इस आवाज़ को उठाया जा सकता है। एक अंतिम सवाल, ये पूरे चुनाव के दौर में देखा ये गया कि वीरभद्र सिंह परिवार, वो कुनबा जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ काफ़ी दिल के करीब से जुड़ा था, वो आपके साथ आकर खड़ा हुआ, कांग्रेस के नेता आपके साथ खड़े हुए, आप जनता के बीच में गए। मुख्यमंत्री कहते हैं महंगाई मुद्दा नहीं था, आप जनता के बीच में थे, आपको लगता है महंगाई मुद्दा था? नब्ज टटोलने में या नब्ज पकड़ने में भाजपा विफल रही? नहीं, बात तो ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं था। ये तो मुख्य मुद्दा था, महंगाई का तो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से गरीब जनता भी त्रस्त थी, शहरों के लोग त्रस्त थे, और उन्होंने ये सुनी अनसुनी कर दी ये बात। लोग बार बार इस आवाज़ को उठाने का प्रयास करते रहे और वो इस आवाज़ को उन्होंने सुना नहीं। आज भी जब वो मुख्यमंत्री ने अपनी हार को स्वीकार किया तो उन्होंने कहा महंगाई मुद्दा नहीं है, ये महंगाई हर दौर का मुद्दा रहा है, और उन्होंने कहा भाजपा का भीतर घात एक बड़ी वजह हो सकती है और मंथन करेंगे। महंगाई को वो मुद्दा नहीं मान रहे। आपको लगता है ये डर है कि ये संदेश कहीं मोदी सरकार की आँच ना बन जाए? नहीं, मुझे
मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि महंगाई तो था ही था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अंदरूनी उनका पार्टी का क्या मसला था, ये इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं। दैट इज़ अप टू फॉर देम टू डिसाइड कि आपने किस तरीके से इसका मंथन करना और किस तरीके से इसको बेटरमेंट इसमें लाई जाए। आप जीती, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्र में आप जाएंगे, हिमाचल की आवाज़ आप बनेगी, ये उम्मीद हम करते हैं। और खबरें अभी तक कामना करता है आपके उज्जवल भविष्य की, आपके राजनीतिक इसकी। लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं, हिमाचल के पहाड़ की आवाज़ प्रतिभा सिंह दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ज़रूर बनेंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ प्रतिभा सिंह। एक बार फिर वीरभद्र परिवार की सियासत इस जीत के बाद आगे बढ़ी है, लेकिन ये सिर्फ वीरभद्र सिंह परिवार की सियासत की कहानी नहीं है। देश के अंदर कांग्रेस जिस जीत को तलाश रही है, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है, और ऐसे में एक आहट दी है हिमाचल प्रदेश ने। 4-0 से उपचुनाव जीते हैं और उसमें मंडी संसदीय सीट बढ़ी है, क्योंकि मंडी संसदीय सीट का संदेश सीधे मोदी सरकार तक जाता है। और उसमें महंगाई के मुद्दे के ऊपर लगातार बात हिमाचल से उठकर गई है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जब ये कह रहे हैं कि महंगाई को थामने की कोशिश की जाएगी, उपचुनाव की वजह से कुछ फैसले केंद्र सरकार नहीं ले पाई, उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही पेट्रोल, डीजल और इसके वैट की कटौती इन उपचुनावों के बाद मोदी सरकार करती नजर आएगी। लेकिन इसके असर, इसके खतरे की घंटी हिमाचल से इन उपचुनावों के नतीजों के साथ मिल गई है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, मंडी।